नमस्कार छात्रों, साईराम। आज का पाठ 16 नमक रजिया सज्जाद जहीर जी इसकी लेखिका हैं और बहुत महत्वपूर्ण पाठ है आपके परीक्षा के लिए छात्रों। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप इस साल बोर्ड की परीक्षाएं आपको देनी हैं, विद्यालय खुल चुके हैं, इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप विद्यालय में आकर आइए और जो भी विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए आगे ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आप साथ में वीडियोस जो भी नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं उन नोट्स को आप प्रॉपर नोट कीजिए। जितने भी वीडियोस आपको भेजे जा रहे हैं हर दिन जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उन वीडियोस पर विशेष ध्यान दीजिए। इसी उम्मीद के साथ आज पाठ 16 हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लेखिका का जीवन परिचय देख लेते हैं। 15 फरवरी 1917 राजस्थान में उनका जन्म हुआ। जर्द गुलाब उनकी एक महत्वपूर्ण उर्दू कहानी संग्रह है। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड उन्हें मिला। और आगे क्या लिखते हैं, 18 दिसंबर सन 1979 को उनका देहांत हो गया था। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू कथाकार हैं। उन्होंने BA तक की शिक्षा जो है घर में ही रहकर ही प्राप्त की और विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद में उर्दू में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आए और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगे। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों को लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं में उर्दू की पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। रजिया जी भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियाँ देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी हैं। रजिया सज्जाद जहीर जी की कहानी में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का भी प्रयास किया है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय मूल्यों को सहज सामंजस्य उनकी कहानी का विशेषता है। अब यहाँ पर जो नमक कहानी है, कहानी का केंद्र बिंदु जान लेते हैं। रजिया सज्जाद जहीर जी की जो नमक कहानी शीर्षक भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलते हुए एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की एक कोशिश में अपने पराये देश परदेश कई प्रचलित धारणाओं को सवार खड़े हुए हैं। विस्थापित होने आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गैरकानूनी है, दिल्ली अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता मेरा वतन ढाका है यह कहता है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोगों ने इन रेखाओं का अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाए। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका धार्मिक यथार्थ नहीं है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाह्य बाध्यता उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों में कब्जा नहीं कर पाई। नमक एक ऐसी ही छोटी सी कहानी है जो कि भारत पाक के विभाजन के बाद लोगों की भावनाओं को उभारती है। क्या लोग वो सोच रखते हैं, चाहे वो लाहौर के कस्टम अधिकारी की कहानी हो, चाहे वो सिख बीबी की कहानी हो, चाहे वो सफिया की कहानी हो। इस कहानी को पढ़ने में हम सबके मन में ये सवाल अवश्य उठेगा कि क्या धर्म मजहब के आधार पर एक नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों को उनकी पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है खत्म हो सकता है? रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद खत्म नहीं हो जाएगी। क्या नई पीढ़ी के आने पर यह उम्मीद बनी रहेगी? यही हम इस कहानी में देखेंगे। छात्रों, प्रारंभ करते हैं कहानी। नमक आप सभी को पता है कि
भोजन में नमक की कितनी महत्वता है और किस तरह से हम भोजन में नमक का उपयोग करते हैं, और साथ में ही जो ये अपनत्वता की भावना है इसका भी प्रतीक है। क्या कहती हैं लेखिका, उस सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई कि किस कदर वह अपनी माँ से मिलती थी। वह भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिल की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफ़िया ने कई बार उसकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्होंने बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई सालों से नहीं देखा। लाहौर के नाम सुनकर वे उठ सफ़िया के पास आ बैठी और उसने बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने के, नफीस कपड़ों के शौकीन होते हैं, सैर सपाटे के रसिया जिंदादिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफ़िया ने 2 बार बीच में पूछा, माताजी आपको तो यहाँ आए हुए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों में कुछ सितारे टूट दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिरकर फिर उसी जगह आ जाती है, साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ होगा। जब वे प्रसाद के हाथ लिए उड़ने लगी तब सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझसे हुक्म कीजिए। वे दरवाजे पर लगी खड़ी थी, हिचकिचाए हुए आहिस्ता से बोले, अगर ला सको तो थोड़ा लाहौरी नमक ला देना। 15 दिन यूं गुजर जाने की पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता तो कितनी बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न दे। दोस्तों, अजीब की यह हालत, कोई कुछ के लिए आती है, कोई कुछ कहाँ रखे, कैसे पैक करे। किस समस्या में सबसे बड़ी समस्या थी कि एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। सबसे बड़ी समस्या था कि बादामी कागज़ की एक पुड़िया जिसमें वो कोई शेर से लाहौरी नमक था। सफ़िया का भाई बहुत ही पुलिस वाले अफसर था और किस तरह से वह अफसर था, किस तरह से उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगा, भैया नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगे? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गए। मैं हिस्से के बरखे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा, मुझे लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई समझ से कुछ नहीं आया। माँ का तो जिक्र क्यों किया, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामने चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, कानून जो। वह बिगड़ कर बोले, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगे। कानून? अरे फिर वह कानून ही कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहम्मद, मुरोवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वालों को भी इंसान होते होंगे, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, मैं अब कब कह रही हूँ कि वह अपनी ड्यूटी ना करें। यह एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का।
शौक से देखकर ले गई तो कोई सोना चांदी नहीं, स्मगलर की कोई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों के दिमाग थोड़े से ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप ले नहीं जा पाएंगी, और बादामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी, बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जानने या न जानने पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों के दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया बेहतर और बेहतर की जगह बेहतर हो जाती। भैया ऐसा कौन कह रही है? ऐसे सफ़िया कह रही है। अब मैं कहानी की थोड़ी सी समरी आपको बता दूं कि कहानी में क्या है। नमक कहानी है। सफ़िया जो कि अपने भाइयों के पास लाहौर अर्थात पाकिस्तान आई है, एक विभाजन की कहानी है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सफ़िया अपने भाई के पास आई हुई है, और किस तरह से सिख बीवी जो कि दिल्ली में रहती है, सफ़िया अब पाकिस्तान में नहीं रहती है, विभाजन के बाद वो दिल्ली आ गए हैं। सिख बीवी उसे कीर्तन में मिलती है। सिख बीवी में सफ़िया को अपनी माँ की झलक दिखती है, और सिख बीवी अपने लाहौर के बारे में सब कुछ बताती है। इससे प्रभावित होकर सफ़िया ने पूछा कि मैं लाहौर जा रही हूँ, क्या आपके लिए कुछ लाना है? तो सिख बीवी उसे नमक का आग्रह करती है। और किस तरह से नमक का आग्रह जब करती है तो सफ़िया जब लाहौर पहुंचती है, और लाहौर पहुंचने के बाद अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलती है, सब बहनों को मिलती है। उसके बाद समस्या आती है कि जब वो जाएगी तो नमक कैसे ले जाएगी, और यही विचार वो अपने भाई के साथ कर रही है, जिससे कि उसके भाई उसे नमक ले जाने के लिए मना कर रहे हैं। वह इसलिए मना कर रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पर कस्टम, जो सीमा पर कस्टम वाले हैं, उनका कहना है कि नमक उन्हें नहीं ले जाने देंगे। और यही बात विचार सफ़िया और उसके भाई के बीच में हो रहा है। किस तरह से वह सफ़िया का जो भाई है वो कह रहा है कि आपको कस्टम वाले अजीब नहीं ले जाएंगे, परंतु सफ़िया कह रही है कि मुझे सिख बीवी को सौगात अर्थात भेंट देनी है, और भेंट देनी है तो मुझे देनी ही है। और किस तरह से वह कह रहे हैं आगे कि अब बाजी तुमसे बहस कौन करे। बाजी अर्थात दीदी, और अदीबों का तो दिमाग ही फिरा है। अदीब मीन्स साहित्यकार, तो साहित्यकारों के लिए अर्थात सफ़िया अर्थात लेखिका के लिए कहा कि साहित्यकारों का तो दिमाग ही थोड़ा अलग होता है। तो अंतिम में सफ़िया ये जवाब देती कि अगर सब हमारे तरह साहित्यकारों की तरह हो जाए तो शायद यह विभाजन भी नहीं होता। तो छात्रों, ये कहानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी है, विस्थापन की कहानी है, कि जिनको अपना घर परिवार, अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरे स्थान पर विस्थापित होना पड़ता है। माइग्रेशन की कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। लेखिका ने ये कहानी इसलिए लिखी है कि क्या फ्यूचर में यह हम सबको एकता के सूत्र में बांध सकती है या नहीं, और वही हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।